हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे पीएससी के जो सिलेबस है इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आरबीआई के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे कि आखिर हमारे आरबीआई से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन जो था वो आरबीआई से रिलेटेड आया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के द्वारा की गई थी। तो 1926 में क्या होता है कि जो हिल्टन यंग कमीशन है, जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये सिफारिश करता है कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोगों ने अभी जब भारत में बैंकिंग का इतिहास पढ़ा तो इसके अंतर्गत भी हमने देखा था कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन शाही आयोग की स्थापना की जाती है। इसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना होती है। तो एक्ट कब का है? 1934 का। और स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। तो ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्ट तो 1934 का है लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसके बाद जब इसकी स्थापना होती है तब इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या होती है? तो इसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए होती है। अब ये केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, क्योंकि जो हम कहते हैं कि जो हमारे भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, यह एक सेंट्रल बैंक है, बैंकों का ये बैंक है। तो ये क्या कार्य करता है? ये नकदी पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, साथ में यह अन्य बैंकों का नियमन भी करता है। तो आरबीआई के द्वारा नकदी पर नियंत्रण व अन्य बैंकों का नियमन कार्य किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये जब इसकी स्थापना होती है 1935 में, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होता है। लेकिन इसके बाद 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है इसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्थापना के वक्त आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर था, तो कोलकाता में था। और 1937 के बाद से इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद है इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो राष्ट्रीयकरण इसका होता है 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला बैंक कौन सा था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वह भी आरबीआई था। आरबीआई का लोगो क्या है? तो आरबीआई का जो लोगो है वह है ताड़ का पेड़ और टाइगर, जिसे आप ये इमेज में देख सकते हैं। यह है ताड़ का पेड़ जिसे हम पाल्म ट्री बोलते हैं, और ये हमारा टाइगर है। तो इसका लोगो हो गया ताड़ का पेड़ और टाइगर। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर है ओसबोर्न स्मिथ। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि जो आरबीआई है इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो ये थे ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वह थे सीडी देशमुख। यह है सीडी देशमुख। तो पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर की बात करें तो वह सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो हमारे 25वें गवर्नर है। ठीक है, इसके बाद आरबीआई का वित्तीय वर्ष, कि आखिर आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है। तो अगर इसके पहले की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता था। मतलब जो उसका लेखा वर्ष है वह 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के हुआ करता था। इसके बाद जो विमल जलान समिति थी, इसने सिफारिश की कि जो आरबीआई है इसका जो वित्तीय वर्ष है वह 2021-22 से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होना चाहिए। इनकी सिफारिश के बाद 21 मई 2021 को, ये डेट याद रखिएगा, 21 मई 2021 से जो आरबीआई है इसका फाइनेंशियल जो ईयर है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। तो पूर्व में क्या था? पूर्व में 1 जुलाई से 30 जून तक के इसका वित्तीय वर्ष हुआ करता था। लेकिन विमल जलान समिति की सिफारिश पर 21 मार्च 2021 को इसका जो फाइनेंशियल ईयर है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका फाइनेंशियल ईयर है। आरबीआई के संग्रहालय की बात करें तो आरबीआई का जो संग्रहालय है यह कोलकाता में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई की जो संरचना है वह किस प्रकार है। तो आरबीआई की जो संरचना है यह आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा वर्णित की गई है। आरबीआई के अंदर 21 सदस्यों का बोर्ड है। कितने सदस्य हैं इसमें? पूरे 21 सदस्य होते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में
बांट के रखा है किसने, आरबीआई एक्ट 1934 में। इसके अंतर्गत सरकारी निदेशक जो पूर्णकालिक होते हैं, सरकारी निदेशक, और कुछ होते हैं गैर सरकारी निदेशक। तो हम सबसे पहले देखते हैं सरकारी निदेशक में कौन कौन शामिल होता है। सरकारी निदेशक जो पूर्णकालिक है, इसमें एक गवर्नर होता है जो हमारे शक्तिकांत दास जी है, और इसके साथ में हमारे अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। तो सरकारी निदेशक में एक गवर्नर होगा और 4 उप गवर्नर होंगे। वहीं अगर हम गैर सरकारी निदेशक की बात करें तो इसमें शामिल होते हैं 4 स्थानीय बोर्ड, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई शामिल है। और इसके बाद 2 सरकारी अधिकारी होने चाहिए और सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक होने चाहिए। तो गैर सरकारी निदेशक में 4 स्थानीय बोर्ड होंगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, 2 सरकारी अधिकारी होंगे और 10 सरकार के द्वारा नामित निदेशक होंगे। तो एक गवर्नर और ये 4 हो गए हमारे उप गवर्नर, ये टोटल हुए 5। इसके बाद ये हो गए 4, 5 4 9, 9 और 2 सरकारी अधिकारी, 10 11 हो जाएंगे, और 11 10 कितने हो जाएंगे, 21। तो हमारा ये जो बोर्ड है आरबीआई का कितने सदस्यों से मिलकर बना हुआ है, 21 सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो आरबीआई के गवर्नर की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो यह वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो अगर आता है क्वेश्चन की जो आरबीआई है इसके गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो यह वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। अगर हम इनकी योग्यता की बात करें तो योग्यता का वर्णन इसमें नहीं किया गया है कि योग्यता क्या होगी, ये नहीं बताया गया है। और अगर क्वेश्चन आता है कि क्या आरबीआई का गवर्नर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र है, तो हाँ, ये जो आरबीआई का गवर्नर होता है यह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो 4 उप गवर्नर है वर्तमान में कौन कौन है। तो टी रविशंकर, इसके बाद है महेश पात्रा, फिर है महेश जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। तो अगर हम वर्तमान में बात करें कि कितने उप गवर्नर है, 4 उप गवर्नर है। एक है हमारे टी रविशंकर, सेकंड है महेश जैन, फिर है एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। अभी आरबीआई ने अपने यहाँ पे सुधारों के लिए एक पहल लॉन्च की थी जिसको नाम है आरबीआई कहता है। तो ये किसकी पहल है, आरबीआई की पहल है। अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीआई कहता है यह क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई एक पहल है। इसके बाद देखते हैं हम आरबीआई के कार्य क्या क्या है। तो आरबीआई के कार्य को हमने 2 भागों में वर्गीकृत कर रखा है। एक है केंद्रीय बैंक के रूप में, जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक के रूप में क्या काम करता है, और फिर दूसरा है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में यह क्या काम करता है। पहला है नकदी निर्गमन व छापना, मतलब ये क्या करता है, जो करेंसी होती है इसको छापता है और इसका निर्गमन करता है कौन, आरबीआई। सेकेंड है सरकारी बैंकर, यह सरकार का बैंक है। हम लोगों ने देख लिया है कि आरबीआई को कैसा बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है, यह एक केंद्रीय बैंक है। इसके पहले कौन सा केंद्रीय बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वह केंद्रीय बैंक था। जो आरबीआई है यह बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। फिर जो आरबीआई है इसका नेक्स्ट काम क्या है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखना, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, विदेशी विनिमय जो होता है इस पर कंट्रोल रखने का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके बाद मौद्रिक नीति द्वारा साख नियंत्रण, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसके द्वारा जो साख नियंत्रण होता है इसका कार्य भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके बाद आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों के प्रबंधन का कार्य भी केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व, आईएमएफ में क्या कर रहा है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा आईएमएफ है, जो हमारी संस्था है विश्व लेवल की, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, तो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। अब हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के विकास हेतु क्या कार्य करता है आरबीआई। तो सबसे पहली बात है इसमें वित्तीय समावेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने का काम भी कौन करता है, तो यह भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण, मतलब जो हमारी वित्तीय व्यवस्था चल रही है इसको किस तरह से हम मॉडर्न कर सके, इसका कार्य भी कौन करता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट है वित्तीय जागरूकता व साक्षरता, लोगों में किस तरह से जागरूकता लाई जाए, साक्षरता किस तरह से लाई जाए लेन देन के लिए, इसका कार्य भी कौन करता है, आरबीआई। और आरबीआई टाइम टाइम पर ऐसी पहल निकालता है जिससे हम बचत की प्रकृति को सीख सके। तो आरबीआई के कार्य में ये भी शामिल है कि अर्थव्यवस्था के विकास हेतु वह बचत की प्रकृति को बढ़ावा देने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फिर हम कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं।
जो आरबीआई है वह 2 रुपये से 1,000 रुपये तक के नोट को छापता है, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा 2 रुपये से 1,000 रुपये तक के नोट की छपाई की जाती है। और अगर हम 1 रुपये के नोट की बात करें तो 1 रुपये का जो नोट है यह वित्त मंत्रालय द्वारा नियमन किया जाता है, जो किसके अंडर में होता है, वित्त सचिव के अंडर में होता है। और अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के जो है यह भारत सरकार के द्वारा छापे जाते हैं, लेकिन निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि जो सिक्के हैं इसकी छपाई कौन करती है, भारत सरकार करती है, लेकिन अगर निर्गमन की बात करें तो निर्गमन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारे 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन, उनकी बुक है आई डू वॉट आई डू। तो ये याद रखिएगा कि जो आई डू वॉट आई डू किसकी बुक है, तो यह रघुराम राजन की बुक है, जो हमारे 23वें गवर्नर थे। और अगर हम बात करें 24वें गवर्नर कौन थे, 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे, जिनकी बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट जो है ये उर्जित पटेल की बुक है, और आई डू वॉट आई डू जो है वह रघुराम राजन की बुक है। अभी जो हमारा पेपर हुआ था इसमें क्वेश्चन आया था रिजर्व बैंक से रिलेटेड कि वित्तीय क्षेत्र में जो मूल्यांकन समिति है इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें ऑप्शन आए थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर है, जो हम पढ़ चुके हैं 4 डिप्टी गवर्नर, वो और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।